तो आइए हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं अपने सेकंड लास्ट जो एक्ट है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जो एक्ट होने वाला है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1935 का एक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 80 से 85% जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस इसमें हुआ करते थे, वही सीधे सीधे या किसी अलग भाषा से उसको तोड़ मरोड़ के अपने जो प्रेजेंट का संविधान हम देखते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन हमें सबको पता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिनका याद रहना बहुत जरूरी होता है। उनमें से जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पहला प्रोविजन जो इसका था, इसमें 3 लिस्ट का प्रावधान रखा गया। 3 लिस्ट का प्रावधान रखा गया, जिसमें पहला होगा फेडरल लिस्ट, दूसरा होगा प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरा होगा कॉन्करेंट लिस्ट। आज भी आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के लिस्ट के बारे में देख सकते हैं, जैसे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पर जो रेसिड्यूरी पावर्स होती हैं, यानी कि जो किसी भी लिस्ट में नहीं आता है या किसी भी विरोध की स्थिति में, यानी एक तरह से आप ये कहें कि कौन उस पर रूल करेगा, कौन उस पर नियम बनाएगा, उस स्थिति में क्या होता है, सेंटर रूल करता है। ठीक है, सेंटर का जो एक्ट होता है वही प्रिवेल करता है पूरे ऑल ओवर इंडिया पे। लेकिन उस टाइम के दौरान फेडरल लिस्ट आप उसे कहते हैं जो सेंटर, आज का लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट, वो उस टाइम पे फेडरल लिस्ट हुआ करता था। स्टेट का जो आज लिस्ट आप देखते हैं, कई सारे प्रोविंसेस में बटा हुआ था इंडिया उस टाइम पे, ब्रिटिश इंडिया। तो वो जो प्रोविंशियल लिस्ट हुआ करता था वो प्रोविंस हो गया। उसके बाद कॉन्करेंट, जो दोनों के ही एक तरह से अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जब लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो 7वीं अनुसूची में आपके आता है लिस्ट के बारे में, शेड्यूल्स के जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि लिस्ट होते हैं, जैसे लगभग 61 जो है 50-60 के आसपास जो है स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, इरिगेशन हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट जो हो गया, जेल का रख रखाव जो हो गया, उसके बाद साथ ही साथ अम, आप ये कह सकते हैं कि जो साफ सफाई होती है, ये सारी चीजें राज्य सरकार के अधीन होती है, उस पे वो कानून बनाते हैं। और वैसे ही जो सेंटर लिस्ट होता है उसमें आपका डिफेंस हो गया, फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी फॉरेन अफेयर्स हो गया, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड यानी बैंक्स वगैरह, ये सब सेंटर के अंदर में आता है। ठीक है, तो इस तरह से विभाजन आज भी हम देखने को पाते हैं। इसके बारे में हम जब लिस्ट वाली टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देंगे, रेसिड्यूरी पावर्स जो है उस टाइम पे वाइसरॉय के हाथ में हुआ करते थे। वाइसरॉय ऑफ इंडिया के हाथ में रेसिड्यूरी पावर्स हुआ करती थी। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, वो है डायरकी। डायरकी द्वैध शासन के बारे में मैंने आपको समझाया है कई बार, 2-3 बार इसी सीरीज में, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की सीरीज में। द्वैध शासन में क्या होता था, प्रोविंसेस में 2 तरह के शासन चलते थे। एक में जो गवर्नर है वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ अपने रूल करता था, और एक में जो रिजर्व सॉरी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते थे। ये 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते थे, रिजर्व और ट्रांसफर्ड, ये सब मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, आप उसको देखिएगा। 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते थे या लिस्ट होते थे, उसमें सब्जेक्ट्स का विभाजन होता था, ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। ट्रांसफर्ड लिस्ट में क्या होता था, जो जो एक तरह से मुद्दे ट्रांसफर होके आते थे, जो कम एक तरह से जरूरी होते थे या सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी होते थे, उन पे क्या होता था, गवर्नर जो है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, मिनिस्टर्स के सलाह मशवरे के साथ उस पर कानून बनाता था। और वो एक तरह से आपके लेजिस्लेचर में, उस टाइम के जो प्रोविंस के लेजिस्लेचर हुआ करते थे उसमें उसकी जवाबदेही भी होती थी उस उन छोटे मुद्दों पर। लेकिन वहीं जो रिजर्व्ड मुद्दे होते थे गवर्नर के लिए, उसमें क्या होता था कि वो अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ जो है उस पर नियम बनाता था और उन्हें लागू करवाता था, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेचर के अधीन नहीं हुआ करती थी। इस शासन को, क्योंकि ये दोहरा मापदंड है, जो जरूरी है उस पर आप जवाब नहीं देंगे और जो जरूरी कम जरूरी है उस पर आपको जवाब देना है, तो वही तो एक मतलब एक नासमझी वाली बात होगी। तो ये द्वैध शासन को जो है प्रोविंसेस में हटा दिया गया, लेकिन सेंटर में इसे रखा गया, सेंटर में इसे कंटिन्यू रखा गया। अगला चीज क्या है, बाई कैमरालिज्म। लगभग 11 प्रोविंसेस हुआ करते थे उस टाइम पे, उसमें से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म यानी कि डबल हाउस का स्ट्रक्चर, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा जो आज के समय में है, तो
डबल हाउस सिस्टम या बाई कैमरलिज्म उस टाइम पे 6 प्रोविंसेस में हुआ करता था, जैसे बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया। ठीक है। अगला हम देखेंगे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म के दौरान 1909 में लॉन्च हुआ था, कम्युनल इलेक्टोरेट, जिसको मिंटो साहब को आप फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है इसे एक्सटेंड कर दिया गया, किसके किसके लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया, जैसे SC, STs, विमेन। ठीक है, इनको भी अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाने लगा इससे। हालांकि आज के समय में आप रिजर्वेशन के माध्यम से इसे देखते हैं, SC ST को बढ़ावा देने के लिए, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए आज के समय में सरकारें उनको क्या करती हैं, रिजर्व करती हैं, रिजर्व कैटेगरी में रखती हैं, ताकि उनको भी सोसाइटी में एक तरह से ऊंचा आयाम मिल सके। वो उनकी जो डिप्राइव्ड सिचुएशन हुआ करती थी उसका कोई एक तरह से कहें प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े, उनको थोड़ा सा एक तरह से सपोर्ट दिया जाता है। उस टाइम पे इसे विभाजन के तौर पे लिया गया। ठीक है। अंग्रेजों की स्थिति यही थी कि वो मुस्लिम हो, सिख हो और SC ST या डिप्रेस्ड क्लास हो, विमेन्स हो, इन सभी को बांट के अलग रखना चाहते थे। तो उस सिस्टम को, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कहा कि इसे कंटिन्यू रखना है अभी आगे। ठीक है। FPSC, BPSC, JPSC, इन तीनों का गठन होता है इसी एक्ट के दौरान। FPSC का मतलब आज के समय में जो आप UPSC देखते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उस टाइम पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता है। इधर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये हो गया आपका जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए जब सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति करने के लिए कोई आयोग बनाया जाता है तो उसे आप JPSC कहते हैं। आज भी जब आप लगभग 315 से 323 जो आ, एक तरह से उसका पार्ट है, मिस कर रहा हूं मैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जब कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ेंगे तो उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज का जो पार्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि JPSC का प्रावधान वहां पर भी दिया गया है। ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से जो है रिवाइज करवा के और एक तरह से नोट्स बनवा के पढ़ाऊंगा, जब इम्पोर्टेंट पार्ट्स और आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, इन सब चीजों को पढ़ना होगा। अभी फिलहाल ये एक तरह से कॉन्सेप्चुअल चल रहा है, तो आप उसको उसी तौर पे लीजिएगा। ठीक है। तो इन तीनों का जो है इस्टेब्लिशमेंट होता है। उसके बाद क्या है, फेडरल कोर्ट। 1937 में, 1937 में फेडरल कोर्ट का गठन किया जाता है। फेडरल कोर्ट को आप सुप्रीम कोर्ट से कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। तो फेडरल कोर्ट को आप सुप्रीम कोर्ट से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये 1937 में जो है इसका गठन होता है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को अगर देखेंगे तो ये लगभग 28 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है, आजादी के बाद होता है इसका गठन। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का आप बेसिक कह सकते हैं फेडरल कोर्ट को, क्योंकि इसको और मेयर कोर्ट सभी को मिलाकर उस टाइम पे ये सर्वोच्च हुआ करता था। लेकिन फेडरल कोर्ट और मेयर कोर्ट इन सबको मिलाकर एक एपेक्स बॉडी जुडिशरी की बना दी जाती है 1950 में, जिसको आप जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला जो प्रावधान है वो है RBI का। इसमें RBI के गठन की भी बात कही जाती है। ठीक है। और उसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। उसके बाद आपको ये मैं पहले बता देता हूं, बर्मा जो है ये सितंबर नहीं है, ये सेपरेटेड है। सेपरेटेड बर्मा जो है, पहले बर्मा यानी कि म्यांमार। म्यांमार पहले लगभग 50 सालों तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया और बर्मा को एक साथ मानकर इन पे रूल किया। लेकिन 1935 के एक्ट में बर्मा जो है इसे अलग कर दिया जाता है इंडिया से, इसीलिए इसका नाम गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है। तो बर्मा का सेपरेशन 1937 में हो जाता है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। उसके बाद एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की मांग होती है, या ब्रिटिशर्स एक राय रखते हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा, जिसमें ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, और साथ में प्रिंसली स्टेट्स उसके हिस्से होंगे। ये कभी इफेक्टिव नहीं हो पाया, कभी लागू नहीं हो पाया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स में ने जो है इसमें ज्वाइन करने से मना कर दिया। इसके कुछ और भी नाम है, जैसे कि चार्टर ऑफ स्लेव्स। चार्टर ऑफ स्लेव्स इसका नाम है। गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट भी कहा जाता है इसे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे व्हीकल फुल ऑफ ब्रेक्स बट नो इंजन कहा था, क्योंकि एक तरह से ब्रेक्स का मतलब क्या है, रुकावटें ज्यादा हों लेकिन इंजन ना हो।
इंजन का मतलब जो इसको सुचारू रूप से चला सके भारत में, वो व्यवस्था एक तरह से उस पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन तमाम तरह के ब्रेक लगा दिए गए। वही बात है ना कि इसको हटा दो, ये बदल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है, उसके बारे में कोई खासा बदलाव या खासा जो है डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रावधान है उनको मैंने लिख दिया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार एग्जाम के पहले देख लेंगे, या इसके पहले जो भी सीरीज मैंने बनाई है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद अपना एक एक्ट और बचेगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो अपना लास्ट एक्ट होगा, ठीक है। उसको, और साथ में जो मैंने आपसे कहा था नेहरू रिपोर्ट 1928 जो साइमन कमीशन के साथ आती है, ठीक है, उसी ईयर में, उसको और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। फिलहाल के लिए आप साइमन कमीशन और इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो छोटे मोटे फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी उसी नेहरू रिपोर्ट के बाद हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो चैप्टर है, आपका टॉपिक है, ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।